लगातार बढ़ते मरीजों के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसा कर्फ्यू रात 8 बजे से लग गया है। 1 मई की सुबह 7 बजे तक चलने वाले इस महा कर्फ्यू को ब्रेक द चेन नाम दिया गया है। कर्फ्यू के दौरान बिना जरूरी काम के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिकल स्टोर्स को इस दौरान छूट रहेगी। दवा कंपनियां, मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े उपकरण बनाने वालों को भी इसमें छूट मिलेगी, रियायत मिलेगी। पशु चिकित्सा, जानवरों की देखभाल करने वाले और खाने पीने की चीजें बेचने वालों को भी छूट रहेगी। अनाज, बेकरी, फल, सब्जियां और दूध की दुकानों को छूट रहेगी। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस सेवाएं पूरी तरह से जारी रहेंगी। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और बसें भी चलती रहेंगी। आरबीआई से जुड़ी सेवाएं, बैंक, सेबी द्वारा अधिकृत सभी बाजार, स्टॉक एक्सचेंज भी खुले रहेंगे। इसके अलावा मालवाहक वाहन, कृषि से जुड़ी गतिविधियां भी इस दौरान बंद नहीं होंगी। आयात निर्यात से जुड़े कामकाज पूरी तरह से जारी रहेंगे। ई कॉमर्स के जरिए सभी जरूरी वस्तुओं की होम डिलीवरी होगी। मीडिया कर्मी, पेट्रोल पंप और पेट्रोलियम से जुड़ी प्रोडक्शन यूनिट्स को छूट रहेगी। सभी कार्गो सेवाएं, डेटा सेंटर, आईटी सेवाएं और उससे जुड़ी दूसरी सभी सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी और निजी सुरक्षा एजेंसियां, एटीएम और पोस्टल सेवाएं भी चालू रहेंगी। पोर्ट और उससे जुड़ी गतिविधियां, कस्टम हाउस एजेंट, वैक्सीन आदि से जुड़े ट्रांसपोर्ट को नहीं रोका जाएगा। जिन लोगों को लॉकडाउन से छूट दी गई है वो सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक अपनी आवाजाही कर सकेंगे। घरेलू नौकर, ड्राइवर, सहायकों को छूट देने का फैसला स्थानीय प्रशासन के विवेक पर छोड़ा गया है। गाइडलाइंस फॉलो नहीं करने वालों पर 500 रुपए और दुकानदार पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दोबारा अगर कोई उल्लंघन करता है तो फिर उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी। सभी रेस्टोरेंट बार बंद रहेंगे, लेकिन यहां से होम डिलीवरी की परमिशन होगी। खाने का ऑर्डर देने और पार्सल लेने आप नहीं जाएंगे, वो रेस्टोरेंट वाला आपके घर भेजेगा। सिनेमाघर, नाटक थिएटर, मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से बंद रहेंगे। फिल्म, सीरियल, विज्ञापन और फिल्मों की शूटिंग पर पूरी तरह से रोक रहेगी, बैन रहेगी इस दौरान। शादी में सिर्फ 25 लोग शामिल हो पाएंगे और अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ 20 लोग ही जा पाएंगे। ये तमाम नई गाइडलाइंस हैं जो अब से लागू हो रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बगैर मास्क वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। ट्रेन की जनरल बोगी में सीट की क्षमता के आधार पर ही लोग यात्रा कर पाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में हजारीबाग से आए कोरोना संक्रमित पवन गुप्ता की अस्पताल की दहलीज पर ही मौत हो गई, जबकि परिजन बेड के लिए दौड़ते रहे। हैरत की बात यह है कि इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सदर अस्पताल में ही मौजूद थे और पीपीई किट पहनकर निरीक्षण कर रहे थे। लिहाजा अस्पताल से शव को बाहर निकालते वक्त परिजनों की नजर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर पड़ी, जिन्हें देखते ही मृतक पवन गुप्ता की बेटी का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल रांची के अस्पतालों से लगातार मिल रही अव्यवस्था की शिकायतों का जायजा लेने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोविड अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पीपीई किट पहनकर कोविड अस्पताल का निरीक्षण शुरू कर दिया, लेकिन इसी समय कोविड मरीज पवन गुप्ता के बेहतर इलाज के लिए परिजन रांची के कई अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद अंत में सदर अस्पताल पहुंचे, जहां एम्बुलेंस में ही उनकी मौत होने पर उनकी बेटी का गुस्सा नेताओं पर कुछ यूं फूट पड़ा। हालांकि इस बेटी की चीखों पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान एक महिला मेरे पास आई और रोने लगी। कारण पूछा तो बताया कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। इस दुखद घटना ने उन्हें भी झकझोर कर रख दिया। देखेंगे कि क्या क्या वहाँ दिक्कतें हैं। अचानक जो है कोरोना का ये जो संकट है ये अचानक गहरा गया है और इस कारण जो है अनेकों परेशानियाँ हो रही हैं, लेकिन हम आप सभी मिलकर इन सारी समस्याओं को दूर करेंगे और बिना कोई घबराहट के, ये भी एक तरह की बीमारी है, इस बीमारी को हम सभी को मिलकर इसका सामना करना है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे आने से थोड़ा और हमारे जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हमारी बहनें हैं, सारे लोग जो है और ज्यादा उत्साह से काम करेंगे। अच्छा, एक दर्दनाक घटना हुई आपके सामने, दहलीज पर एक व्यक्ति मर गया, कई घंटे तक सामने कोई नई मौत हुई है, आप गलत कह रहे हैं। मेरे आने के पहले की बात है। देखिए, मौत किसी की भी होती है, दुखद होती है और मौत पर मैं संवेदना व्यक्त करूंगा और जो यदि कोई कमी खामी है और यदि उनके परिजन लिख के देंगे
तो उस पर जो है विचार करेंगे। मंत्री जी भले ही बेटी का दुख समझने के लाख दावे करें, लेकिन सच तो ये है कि कोरोना ने अस्पतालों और सरकारी दावों की पोल खोल दी है, जहां मौत सिर्फ एक गिनती है, सिर्फ एक आंकड़ा है। क्योंकि हर मौत के बाद नेता मंत्री नए दावे, आर्थिक पैकेज का मरहम और सांत्वना की 2 लाइनें बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन किसी की मौत उनके परिजनों को जिंदगी भर का गम दे जाती है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक बेटे ने सरकार से अपने पिता को जहर का इंजेक्शन देने की मांग की है। दरअसल वहां एक शख्स कोरोना का इलाज करवाने के लिए अपने पिता को तेलंगाना ले गया, लेकिन तेलंगाना में कोई बेड नहीं मिलने से वो निराश हो गया और अपने पिता को वापस चंद्रपुर लेकर आया। लेकिन पिता की तकलीफ न देख पाने की वजह से उसने अपने पिता को मौत का इंजेक्शन देने की मांग की। उसने कहा, या तो बेड दो या फिर मेरे पिता को जहर का इंजेक्शन दे दो। मेरे पिताजी को कोविड पॉजिटिव हुआ है। मैं कल दोपहर 3 बजे से वरोरा हॉस्पिटल में गया। वरोरा हॉस्पिटल से चंद्रपुर हॉस्पिटल में शिफ्ट किए और चंद्रपुर हॉस्पिटल में बेड वगैरह अवेलेबल नहीं थे। फिर भी पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल घूमा, सब किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ से फिर रात में 1 बजे तेलंगाना गया। तेलंगाना से 3 बजे पहुँचा। 3 बजे पहुँचने के बाद वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ से वापस आया सवेरे अभी और यहाँ पे आके खड़ा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ बेड नहीं हुआ और ये गाड़ी में का ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रहा है। अगर नहीं यहाँ पे बेड अवेलेबल कर सकते तो कम से कम इंजेक्शन देके मार तो भी डालो ना। मैं इनको घर ले जा सकता और ना यहाँ पे बेड मिल रहे। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से ज्यादातर मरीजों की मौत हो रही है। ऐसे में सरकारों को अब होश आया है, जिसके बाद ऑक्सीजन हॉस्पिटलों को जल्द से जल्द पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं। जन चुनौती है, मैं इनकार नहीं करता। आधा समय यही ट्रैकिंग करने में जा रहा है कि टैंकर कहां तक पहुंचा। कल 272 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता थी, आज बढ़ा के हम 280 मीट्रिक टन कर पाए। ऑक्सीजन के टैंकर पर पुलिस बिठाते हैं, समय पर पहुंच जाए, कहीं रोका टोकी ना हो। आज मैंने रेल मंत्री जी को सुझाव दिया है, आग्रह किया है कि संभव अगर हो, मुझे पता नहीं संभव है कि नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है, राउरकेला से भिलाई से क्या पूरा ट्रक मालगाड़ी पे चढ़ाया जा सकता है टैंकर का, जिससे थोड़ा समय बच पाए। क्योंकि 1 घंटा भी लेट होती है तो सांस मेरी थमने लगती है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से ट्रेन के डिब्बों का इस्तेमाल कर आइसोलेशन कोच बनाने की जरूरत पड़ने लगी है, क्योंकि बढ़ते केस के कारण कई राज्यों के अस्पतालों में बेड की कमी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। दोबार से सांसद हिना गाविते ने पश्चिमी रेलवे से तकरीबन 95 कोच और 1500 बेड की मांग की थी। इसके बाद उनकी पहल रंग लाई और रेलवे ने कई डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड के रूप में तब्दील कर दिया, जिसमें स्लीपर और जनरल कोच की मॉडिफाई की हुई बोगियां हैं। साथ ही इन कोचों में रेलवे ने खाने पीने और ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाए हैं। दरअसल जिले में 15 अप्रैल तक लॉकडाउन है और मार्च से ही यहां हर दिन करीब 400 नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। लिहाजा अस्पताल में बेड फुल होने पर विकल्प के तौर पर इन कोचों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिहार के पटना में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। बिहार की राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर निगम की ओर से खास सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के तमाम हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। हालात ये है कि अब विपक्ष को धरने पर बैठना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस ने लाउडस्पीकर से खास घोषणा भी की। मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना का कहर देखा जा रहा है। यहां अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ये स्थिति को देखते हुए 30 नए शेड ये बनवाए थे। जो 30 शेड आप देख रहे हैं, ये भी लगभग पूरे फुल हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना पर काबू पाने के लिए कार में RT-PCR टेस्ट किया गया। दिन ब दिन जो है कोरोना के जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। उसको देखते हुए
म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है उसने न्यूबर्ग सुप्राटेक जो है उसके साथ मिलके एक नई पहल जो है देश में पहली बार शुरू की है, जो ड्राइव थ्रू है। गाड़ी में, कार में बैठे बैठे ही आपका पूरा जो है टेस्ट हो जाएगा, आपको गाड़ी से निकलने की जरूरत नहीं है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोरोना से बचाव के लिए पुलिस ने तख्तियां लेकर लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी। पर इस वक्त यही ड्राइव चलाई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके वो आपस में दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा जो मास्क हैं उनको प्रॉपरली पहने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना संक्रमित हो गए। इसके बाद उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। अखिलेश ने संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील भी की है। उत्तराखंड के हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना तेजी से फैल रहा है। यहाँ 102 श्रद्धालु और 20 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्राइवेट अस्पतालों के साथ होटल और बैंक्वेट हॉल को अटैच करने का फैसला लिया है। 23 प्राइवेट अस्पतालों में कुल 2394 बेड्स बढ़ाए जाएंगे। हॉस्पिटल हर दिन 5000 से ज्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए 2000 रुपए अधिकतम चार्ज होगा। 5 सरकारी अस्पतालों से स्कूल और बैंक्वेट हॉल्स को अटैच किया गया है। 5 अस्पतालों में 875 बेड बढ़ेंगे। 11 सरकारी अस्पतालों में 875 बेड और बढ़ाए जाएंगे। 11 अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर भी बढ़ाए जा रहे हैं। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, उसको देखते हुए ये अतिरिक्त व्यवस्था की गई है ताकि आने वाले वक्त में अगर कोरोना के मामले और सामने आते हैं तो मरीजों को, जिन लोगों को गंभीर शिकायतें हैं, जिन लोगों को भर्ती होने की जरूरत है अस्पतालों में, उन्हें बेड की दिक्कत ना हो। इसको देखते हुए बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की ओर से। एक और जहां कोरोना से हुई मौतों पर मातम पसरा हुआ है, तो वहीं लखनऊ में कोरोना टेस्ट करवाने वालों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि टेस्टिंग सेंटर की बदहाली का आलम यह है कि यहां न तो पर्याप्त कर्मचारी हैं और जो हैं भी वो टाइम पर नहीं आ रहे, लिहाजा लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कितने बजे खुलेगा भैया? ये यहाँ पे बोला जा रहा है 10 बजे खुलेगा। हम लोग 7 बजे से बैठे हैं और बोल रहे 120 टोकन से ज्यादा बांटेंगे नहीं। ऐसा कहा? ऐसा बोला है 120 टोकन से ज्यादा यहाँ बटेगा नहीं। यहाँ लिखा हुआ था, देखिए फाड़ दिया किसी ने फाड़ दिया है। यदि हम नियमों की बात करें तो 9 बजे कोविड टेस्टिंग का जो नियम है कि 9 बजे खुलेगा, उसके बाद लोगों की जांच की जाएगी। आप कहाँ से आई हैं? हमसे पंजाबलिंग रोड। क्या लग रहा है आपको, क्या जांच लौट रही है वापस आप? अब क्या करेंगे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह 7 बजे के आए हैं यहाँ। नहीं होगा तो 1 घंटे में तो वहाँ 3 कैबिनेट में तो पर्चा 3-4 है ना बनाने को, एक में तो खाली पर्चा बना है। 10 आदि के बाद मेरा नंबर आया। कहाँ पे टेस्टिंग के लिए आप लोग गए? नहीं, यहीं पे आए हैं, अभी तो यहीं आए हैं। हाँ, लेकिन अभी समय से उपस्थित नहीं है लोग। हाँ, तो अब क्या किया जाएगा उसके लिए? अब वेट एंड सी, वेट कर रहे हैं जी। मैं टेस्टिंग के लिए राम मनोहर लोहिया, चिन्हट, CHC, PHC और मेडिकल कॉलेज कई जगह चक्कर लगाया, लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। आज फिर यहाँ पर आया। कितने दिन से चक्कर लगाया? 2 दिन से। कोरोना की परवाह किए बिना हजारों संत हर की पैड़ी पर कुंभ मेले के तीसरे शाही स्नान के दौरान गंगा में डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा हुए। इससे 2 दिन पहले दूसरे शाही स्नान में भी साधुओं और श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ देखी गई थी, लेकिन न तो तब सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया गया और न ही आज। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का संतों ने खुले तौर पर उल्लंघन किया। जब वो और उनके अनुयायी हर की पैड़ी पर सीढ़ियों से नीचे उतरे तो इनमें से ज्यादातर ने मास्क नहीं पहना था। हर की पैड़ी पर काफी दूर तक इसी तरह लोगों का हुजूम दिखा। लोग इतना सट कर खड़े थे कि अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो हजारों लोग उसकी चपेट में आ सकते हैं, लेकिन परवाह किसे है? कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों की तो ऐसी की तैसी हो गई। कोविड के साए में इस बार ये कुंभ मेला आयोजन हो रहा है और दावे किए जा रहे हैं कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, श्रद्धालु इतने ज़्यादा हैं, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो होता कम दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। कोरोना नियमों का पालन करवाने में उत्तराखंड पुलिस अक्षम दिखाई दी और पुलिस वाले रस्म अदायगी करते नजर आए, क्योंकि पुलिस का दावा है कि अगर इतनी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे तो भगदड़ मच जाएगी। अच्छा, कोविड की गाइडलाइन पालन कराना कितनी बड़ी चुनौती बनी?
कोविड के गाइडलाइंस को विशेषकर अधिक भीड़ में पालन कराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अगर चालान के लिए बैठेंगे तो अगर एक भी व्यक्ति रुक जाता है तो क्राउड मैनेजमेंट का सिद्धांत है कि अगर भीड़ है और एक व्यक्ति को भी रोकते हैं तो उससे स्टैम्पेड होने की काफ़ी बड़ी संभावना रहती है, आशंका रहती है। तो उस लिहाज से थोड़ा भीड़ में मुश्किल रहता है, लेकिन घाटों में भी जैसे मास्क का प्रयोग कराना मुश्किल रहता है। बट आप देख सकते हैं कि घाटों में लोगों ने मास्क पहना हुआ है, उन्हें लगातार हम लोग अपील कर रहे हैं और कोविड गाइडलाइंस के पालन कराने के लिए कोशिश पूरी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कोरोना सिर्फ भाषणों में है, क्योंकि चुनावी रैलियां लगातार हो रही हैं। लगातार कुंभ की इन तस्वीरों के बाद सरकार अपनी आंखें मूंद लेती है। हालांकि महाकुंभ में शामिल होने वालों को RT-PCR रिपोर्ट लानी थी, लेकिन इस भीड़ को देखकर क्या लगता है कि ये सभी लोग कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही हरिद्वार आए होंगे? हम बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं 4-5 लोग, और यहाँ उत्तराखंड बॉर्डर पर हमारी चेकिंग हो रही थी। हमने बुलंदशहर जिले में ही अपना कोरोना टेस्ट कराया था। उन्होंने हमारी रिपोर्ट देखी और वहाँ से उन्होंने हमें एक पर्ची बना के दी, मोहर लगा के दी, जिससे हमने अंदर एंट्री करी है। हम अपनी दादी को लेकर आए यहाँ पे कुंभ लाने के लिए। खैर, स्नान तो हो गया, लेकिन भगवान न करे कोई इस महाकुंभ से कोरोना अपने घर लेकर जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बड़ी मुश्किल होगी।